हेलो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो कि थ्योरम 1 है। देखिए, अब इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हमें काफ़ी सारे थ्योरम्स देखने हैं। तो थ्योरम्स को नंबर से लिखा गया है। ये है थ्योरम नंबर 1। अब इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो बात कही गई है, ये हमें हेल्प करेगी एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय। और अगर सीधा थ्योरम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो उसका प्रूफ हमें लिखना होगा। ठीक है, तो हाँ, देखिए चेक करना पड़ता है भाई वीडियो सही जा रही कि नहीं तो पूरा एफर्ट्स चला जाता है। तो अभी ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। अब ये थ्योरम किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? कोलिनियरिटी के ऊपर। कैसे डिपेंडेंट है और क्या इसके अंदर दिया गया है, ये मैं आपको एकदम सही तरीके से बताऊंगा अभी यहाँ पर, क्योंकि चीजों को समझना बहुत जरूरी है ना। देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ, अगर ये थ्योरम पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, काफी बार पूछा गया है इससे पहले भी, है ना, तो ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और क्योंकि यहां पर इफ एंड ओनली इफ आया है तो इसके दोनों पार्ट्स आपको प्रूव करने पड़ेंगे। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, स्टेटमेंट का पहला पार्ट लेकर दूसरा पार्ट प्रूव करना होता है, और फिर कॉन्वर्स वाला पार्ट भी प्रूव करना होता है। मतलब दूसरा पार्ट अज्यूम करके पहला वाला पार्ट प्रूव करना होता है। ये आप लोग थ्योरम के अंदर देखे होंगे 10th में ज्योमेट्री के अंदर। तो अभी हमें ये थ्योरम प्रूव करना है। तो सबसे पहले थ्योरम को समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि 2 नॉन जीरो, अब हर एक वर्ड का इसके अंदर बहुत मीनिंगफुल है। 2 नॉन जीरो वेक्टर्स है हमारे पास, मतलब एक भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। क्या दिया है? 2 नॉन जीरो वेक्टर्स है जो ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर्स m and n, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर m and n, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। अब ये देखो, ये और ज्यादा घनी करने वाली बात है, मतलब चीज को और ज्यादा अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सच दैट एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 बार। अब इसके अंदर क्या दिया है और हमें क्या समझना है, वो सिर्फ और सिर्फ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स को अलजेब्रिक वे से आपको बताना चाहते हैं। कैसे? उनका कहना है कि भैया आपके पास 2 नॉन जीरो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार। आप इन दो वेक्टर्स को कोलिनियर तभी कह सकते हो जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर आता हो, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर जो कांस्टेंट आ रहे हैं, कम से कम उनके अंदर का एक भी, कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या? सबसे पहले समझिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है। 2 वेक्टर्स आपको दिए हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, एम ए बार प्लस एन बी बार। अब एम और एन क्या है? स्केलर्स है। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, पी ए बार प्लस क्यू बी बार, ऐसे भी लिख सकते हो। सो पी एंड क्यू आर स्केलर्स। तो क्या सिर्फ 2 ही वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं, आप इन्फिनिट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक एक्सप्रेशन लिख रहे हो आप। बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? आप जैसे मान लीजिए वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हो तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसको जनरलाइज ही अगर करना है तो ये भी दिया जाता है कि भैया यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर 1 होगा तो सिर्फ ए बार और बी बार लिखेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर केस हुई। ए बार और बी बार का कोएफिशिएंट कुछ और भी हो सकता है, इसलिए इन जनरल जब लिखा जाता है तब एम ए बार प्लस एन बी बार लिखा जाता है। सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। तो जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो भैया उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है, और उसके विपरीत भी सही होता है। मतलब अगर किन्हीं 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दिख रहा है तो आंख बंद करके कह सकते हो कि वो 2 वेक्टर्स कोलिनियर है या फिर पैरेलल है। अब इसका मतलब समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 2 वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल होते हैं तो आप उन 2 वेक्टर्स को स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। ये बात मैंने कल के लेक्चर में बताई थी ना, इसके पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि अगर ए बार एंड बी बार 2 कोलिनियर वेक्टर है तो आप ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार लिख सकते हो। लैम्बडा मतलब स्केलर, या फिर एम बोल दो, एम बी बार लिख सकते हो। तो बेसिकली ये 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब इनका डायरेक्शन क्या है? ये पैरेलल हो सकते हैं एक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो कि मराठीत जर सांगायचं झालं तर एक वेक्टर दुसऱ्याचे किती पटीत है, ऐसे आप लिख सकते हो अगर वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होते हैं। तो अगर उनका डायरेक्शन
सेम या अपोजिट हो तो, मतलब सिर्फ पैरेलल या कोलिनियर हो तो ही आप ऐसा लिख सकते हो। तो अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो इसका मतलब ही क्या हुआ, अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊंगा तो ए बार माइनस बी एम बी बार इज इक्वल टू 0 बार, यही तो उसका मतलब हुआ ना। मतलब वही हो रहा है कि जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर आता है। आप उससे भी इस बात को समझ सकते हो, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको हटाता हूं अभी हमारी, तो हमें क्या करना है समझ में आ गया आपको इस थ्योरम में क्या पूछा गया है। इसके अंदर वो आपको अलजेब्रिक कंडीशन दे रहे हैं, दिस इज द अलजेब्रिक कंडीशन, कि जिसका यूज करके आप बता सकते हो कि दिए गए दो वेक्टर्स कोलिनियर है या नहीं, पैरेलल है या नहीं। जब भी कोलिनियर बोलूंगा तो पैरेलल समझ लेना, कोलिनियर और पैरेलल दोनों भी वर्ड एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। तो दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर होते हैं तो भाई जब तक सूरज चांद रहेगा दो वेक्टर्स कोलिनियर रहने के बाद में ये रहेगा, और अगर ये होता है तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर दिए गए वेक्टर्स कोलिनियर है। समझे? तो पहला क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो ये उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर आता है, ये प्रूव करना है। और फिर कॉन्वर्स पार्ट में क्या प्रूव करेंगे, अगर ऐसा है तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में दिए गए दो वेक्टर्स कोलिनियर है। चलिए पहला पार्ट प्रूव करते हैं। तो जब भी थ्योरम का प्रूफ लिखा जाता है तमीज से लिखा जाता है, अच्छे तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब इस चीज को ध्यान में रखेंगे, है ना, कि जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर कोलिनियर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर होगा। ये बात जहन में उतर गई। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, इसका प्रूफ अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें आना चाहिए। तो बेटा एजम्पशन क्या है, लेट ए बार एंड बी बार बी टू कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो इतना तो लिखना पड़ेगा जो दिया है वो। प्रूफ कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना। सो लेट ए बार एंड बी बार बी टू कोलिनियर। अब यहां पर भी दो केसेस फॉर्म हो गए बेटा इसके प्रूफ लिखते समय। या तो वो देखो, अब आपको पता है कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, कि वो कोलिनियर वेक्टर्स के भी हमने दो टाइप बनाए थे, लाइक और अनलाइक। या तो उन दोनों का डायरेक्शन सेम हो सकता है या फिर दोनों का डायरेक्शन अलग हो सकता है। तो यहां पर वो चीज मेंशन करेंगे, हियर डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार may be same or opposite to each other. So considering this fact we make two cases here. हम लोग यहां पर दो केसेस बनाएंगे। सो केस नंबर 1 जिसके अंदर हम मान रहे हैं कि ए बार एंड बी बार आर हैविंग सेम डायरेक्शन। यहां पर हम लोग मान रहे हैं कि ए बार एंड बी बार को सेम डायरेक्शन है। तो अगर ए बार एंड बी बार को सेम डायरेक्शन है और ये दोनों कोलिनियर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो बेटा इनका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर तो आपको पता है, यूनिट वेक्टर को इन जनरल ई कैप से डिनोट किया जाता है। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार हम लोग नाउ वी कैन राइट ई कैप इज इक्वल टू ए बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए बार, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। याद आ रहा है यूनिट वेक्टर, बताया था मैंने, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, उस वेक्टर को डिवाइड किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड से। और बी बार का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। अब क्योंकि ये दोनों भी यूनिट वेक्टर है और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो देखो दो यूनिट वेक्टर को आप इक्वल कब बोल सकते हो, दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन क्या दो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर देखिए ये किसका यूनिट वेक्टर है, ये बी बार का यूनिट वेक्टर है, ये किसका यूनिट वेक्टर है, ए बार का। अब इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम डायरेक्शन में, कोलिनियर है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज ई कैप इज इक्वल टू ई कैप, दैट इज दिस इंप्लाइज ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, दैट इज ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, दैट इज बी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। अब मुझे थोड़ा सा बताइए जनाब कि जो यहाँ पर लिखा गया है उसको देख के क्या लग रहा है आपको। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं मैं, पहले लिखता हूं मैं मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार और फिर लिखता हूं ए बार, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू बी बार। ओ भाई ये क्या है, ये क्या है, अरे ये स्केलर है या नहीं, ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये स्केलर है या नहीं है। तो आप इसको रिप्लेस कर दो ना एम से, एम ए बार,
चलिए इसको एक और चीज़ कर देते हैं, इस भाई साहब को लेफ्ट में ले आते हैं तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो या जीरो वेक्टर बचेगा। चलो बताओ, जीरो या जीरो वेक्टर बचेगा। अरे जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो यहाँ पर जीरो बचेगा या जीरो वेक्टर बचेगा। देखो ये हमारा अलजेब्रा नहीं है जो नॉर्मल होता है कि जिसके अंदर टर्म्स को इधर लिया तो इधर जीरो बच गया। ये आप वेक्टर को लेफ्ट में ले रहे हो तो बचेगा भी जीरो वेक्टर ही, ये गलती मत करना यहाँ पर। तो वेक्टर को लेफ्ट साइड में लिया है तो यहाँ पर जीरो वेक्टर बचेगा। तो अब दैट इज, अब देखिए, अब मॉड्यूलस ऑफ बी बार ये महज एक स्केलर है तो इसको आप m से डिनोट कर सकते हो, एम ए बार, और यहाँ पर प्लस इस माइनस ए बार को आप डिनोट कर सकते हो n से, एन बी बार इज इक्वल टू जीरो बार। वेयर लिखना मत भूलिए, वेयर m इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार एंड n इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो मिल गया आपको एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू जीरो बार। यही तो प्रूव करना था कि जब दो कोलिनियर वेक्टर्स है आपके पास हैविंग सेम डायरेक्शन, तब आपने प्रूव कर दिया कि भैया अगर वो दो कोलिनियर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर आएगा। ये हमने प्रूव किया है। आगे क्या प्रूव करना है, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होगा कि ए बार एंड बी बार आर नॉट हैविंग सेम डायरेक्शन। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन ही तो अलग है, डायरेक्शन ही अलग है। तो इसका यूनिट वेक्टर ये आएगा, इसका यूनिट वेक्टर ये आएगा। अब फिर से ये यूनिट वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या दिक्कत है, आप इसको कैसे लिख सकते हो। देखो आपको पता है, मैंने नेगेटिव वेक्टर के बारे में आप लोगों को बताया था। क्या बताया था नेगेटिव वेक्टर के बारे में, कि अगर एक वेक्टर है आपके पास और उसका नेगेटिव वेक्टर कौन होता है, जो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए बार इज इक्वल टू माइनस ए बार। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ई कैप इज इक्वल टू माइनस ई कैप। मतलब जैसे यहां पर नॉट हैविंग सेम डायरेक्शन कहा गया तो यहां पर माइनस साइन आया, क्योंकि ये दोनों भी वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड में सेम, इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो ई कैप इज इक्वल टू माइनस ई कैप। तो यहां पर दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहां पर आएगा माइनस साइन, यहां पर ले लो माइनस साइन। अब ये अगर इधर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी प्लस आपने ले रखा है, बस यहाँ पर n का वैल्यू पॉजिटिव ए बार लेना है। समझे बात को। तो इस प्रकार से हमने केस 2 भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो पहला पार्ट प्रूफ का खत्म होता है, जिसके अंदर हमारा कंसिडरेशन था कि ए बार एंड बी बार कोलिनियर है। तो उनका मतलब ये गिवन लिया था हमने कि ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, और प्रूव किया कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बार आता है। अब हम लोग कॉन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा कॉन्वर्स पार्ट, देखिए ये प्रूव हो जाने के बाद में हम लोग लिखेंगे कॉन्वर्सली क्या कॉन्वर्सली। अब क्या होगा आपके पास, दिस वी हैव कॉन्वर्सली वी हैव एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू जीरो बार, वेयर एटलीस्ट वन ऑफ m एंड n इज नॉट जीरो। इसका मतलब समझते हो बेटा, इज नॉट जीरो। एटलीस्ट वन ऑफ m एंड n इज नॉट जीरो का मतलब क्या होता है, देखो अगर इसके कोएफिशिएंट ही जीरो हो गए तो ये तो जीरो बार अपने आप बन जाएगा। इसके कोएफिशिएंट जीरो ना होते हुए अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आता है तो इसका मतलब समझ में आता है कि भैया ये कोलिनियर होने चाहिए। अगर कोएफिशिएंट ही जीरो है इसके दोनों भी, तो क्या मतलब हुआ फिर, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए ये कंडीशन दे रखी कि भैया कम से कम एक कोएफिशिएंट तो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये है एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू जीरो बार, वेयर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो। अब प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो ए बार एंड बी बार है वो कोलिनियर है, इसको हमें प्रूव करना है। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज लिख सकते हो एम ए बार इज इक्वल टू माइनस एन बी बार, इसको राइट में ले गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ए बार इज इक्वल टू माइनस एन बाय एम बी बार। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो n और m क्या है, ये तो स्केलर से, तो माइनस एन बाय एम भी क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो वेयर m इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए आपको यहाँ पर कंडीशन दी थी कि कम से कम m और n के अंदर का एक जीरो नहीं है, तो हमने लिया कि m जीरो नहीं है और m अगर जीरो नहीं तो m कैन डिवाइड। अगर m जीरो नहीं है तो m डिवाइड करेगा। सो आपने
एम से तभी डिवाइड किया जब आपने एम की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 लिया है। सो ए बार इक्वल टू माइनस एन बाई एम बी बार है, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हो ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार। अब ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार। अब ये चीज क्या बताती है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों कोलिनियर है। दिस इंप्लाइज, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है या ये इंप्लीकेशन का सिंबल है। दिस इंप्लाइज ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स where at least one of m and n is not equal to 0। तो समझे बात को, सिंपल तरीके से आया ना ये। तो ये था बेटा प्रूफ थियरम नंबर 1 का। सो थियरम नंबर 1 आपको कोलिनियरिटी के बारे में बताता है। ये थियरम पूछा जाएगा तो इस प्रकार से इसका प्रूफ लिखेंगे तो 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब बेटा कई बार थियरम्स के इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। अगर आप कोई थियरम को एक्सप्लेन करते हो तो उसका कुछ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस आता है, कुछ परिणाम आता है, कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जिसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है कोरोलरीज। तो ये इस थ्योरम के 2 बाय प्रोडक्ट निकले हैं जिनको कहा जाएगा कोरोलरी 1 एंड कोरोलरी 2। तो उन 2 कोरोलरीज को भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि उनके भी प्रूफ पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के लिए। तो इस थ्योरम के बाय प्रोडक्ट है कोरोलरी 1 एंड कोरोलरी 2, जिनके मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और फिर रुक जाएंगे। हाँ चलिए बेटा, तो ये जो 2 कोरोलरीज मैंने लिखी है बेसिकली उसी थ्योरम का यूज करके हमें इसको प्रूव करना होता है। तो इसके अंदर भी वही फैक्ट्स बताए गए हैं, बस थोड़ा बारीकी से बताया है। मतलब चीज़ें थोड़ी सी बारीक है, वही है, लेकिन समझने वाले को अगर नहीं बताई भी होती तो भी समझ जाता। लेकिन क्योंकि अगर आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा तो जाने के लिए ये चीज़ दी गई है कि भैया इधर भी देखिए थोड़ा सा। तो क्या बोलते हैं वो कि अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर नहीं होते हैं और फिर भी अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बार आता है तो इसका मतलब यही समझ लेना कि ये 0 बार इसके कॉम्बिनेशन का क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट 0 है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्योंकि उन्होंने ये इसके पहले उन्होंने ये दावा किया है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर कोलिनियर होते हैं तभी सिर्फ उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बार आता है। और अगर ऐसे होता हो कि 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं है और फिर भी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर आ रहा है तो समझ लेना कि वो जो भी 2 वेक्टर दिए उनके कोएफिशिएंट ही 0 है, इसलिए वो 0 बार आ रहा है। तो इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, इफ 2 वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर नॉट कोलिनियर एंड दिस, ये गिवन है। इफ के बाद का पार्ट और देन के पहले का पार्ट पूरा का पूरा गिवन है इतना। सो इसी को लिखना है, लेट ए बार एंड बी बार बी 2 नॉन कोलिनियर, बी 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 बार। दैट इज, आप इसको क्या लिख सकते हो, एम ए बार इज इक्वल टू माइनस एन बी बार, दैट इज ए बार इज इक्वल टू माइनस एन बाय एम बी बार, ठीक है। वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0, आप m को 0 नहीं कंसिडर कर रहे हो, m को 0 नहीं कंसिडर कर रहे हो तब जाके m से डिवाइड कर रहे हो। समझ रहे हो बात को। अब ये दोनों भी स्केलर है तो इसको रिप्लेस करो लैम्बडा से। सो दैट इज आप लिख सकते हो a बार इज इक्वल टू लैम्बडा b बार, वेयर लैम्बडा इज माइनस n बाय m। अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपके कि ये जो a बार है उसको अपने स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। सो व्हाट दिस इंप्लाइज a बार एंड b बार आर कोलिनियर, ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। तो ये तो ऊपर वाली चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। आपका एजम्पशन ही था कि आपके दिए गए 2 वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है, लेकिन आपने नीचे जो सॉल्व किया और वो भी मैथमेटिकली क्लियर सॉल्व किया, आपने क्या सॉल्व किया, जो भी सॉल्व किया उसका नतीजा ये निकला कि दिए गए 2 वेक्टर्स कोलिनियर आ रहे हैं। तो अगर आपका एजम्पशन था कि 2 वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है और फिर भी अगर नीचे कोलिनियर आ रहे हैं तो ये क्यों आया, ये आया क्योंकि आपने m को नॉट इक्वल टू 0 समझा। अगर आप m को 0 समझते तो आप m से डिवाइड ही नहीं कर पाते, और अगर आप m से डिवाइड नहीं कर पाते तो ये दोनों कोलिनियर ही नहीं बनते। समझे। तो ये दोनों कोलिनियर क्यों आए, क्योंकि आपने m इज नॉट इक्वल टू 0 कहा। सो आप यहां पर बोलेंगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन।
टू अवर एजम्पशन, आपका जो एजम्पशन था, ये जो आपका एजम्पशन था ना कि ये दोनों नॉन कोलिनियर है, उससे ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर एजम्पशन। टू अवर एजम्पशन ऐसे बोलते ना, मैं अंग्रेजी बहुत खराब है मेरी। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन रिलेटेड टू अवर एजम्पशन, ऐसा बोलो, रिलेटेड टू अवर एजम्पशन, है ना। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन रिलेटेड टू अवर एजम्पशन and this contradiction is occurred as this contradiction is occurred due to m is not equals to 0 and therefore m is equals to 0। तो उसी प्रकार से आप ये भी प्रूव कर सकते हो n is equals to 0। कैसे? इस वाले को उधर ले जाके, लेकिन जरूरत नहीं है। तो आगे आप क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑकर्ड सिंस वी कंसिडर्ड m is not equals to 0 and this is false and therefore m is equals to 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि भैया अगर दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब उसके कोएफिशिएंट ही जीरो होने चाहिए। तो ये पहले कोरोलरी प्रूव हो जाती है। अब दूसरे के अंदर क्या दिया है देखो, इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर नॉट कोलिनियर। अभी देखिए यही चीज और अलग अंदाज में बताई जा रही है कि आपके पास फिर से दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो वो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होने के बावजूद मतलब एजम्पशन क्या रहेगा, लेट ए बार एंड बी बार भी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है आपके पास, और फिर एंड ऑल्सो एंड आपके पास क्या है, दो लीनियर कॉम्बिनेशंस को इक्वल बताया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जब भी आपके पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार और उन दोनों का अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इक्वल बताया जा रहा है, एक ये लीनियर कॉम्बिनेशन एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना समझिए कि ये यहाँ के लेफ्ट के ए बार का कोएफिशिएंट राइट के ए बार के कोएफिशिएंट के बराबर है और बी बार का कोएफिशिएंट इसके बी बार के कोएफिशिएंट के बराबर है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है बेटा। देखिए ए बार एंड बी बार को नॉन कोलिनियर हमने एज्यूम कर दिया, ये तो गिवन है। अब क्या करो, इसको लेफ्ट में ले आओ, एम ए बार माइनस पी ए बार, ए बार को लेफ्ट में लाओ और इसको राइट में लेके जाओ, क्यू बी बार माइनस एन बी बार। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप m माइनस पी लिखेंगे, ए बार को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर q माइनस एन लिखेंगे, बी बार को कॉमन निकालेंगे। अब m माइनस एन और q माइनस एन क्या है, क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। लेकिन ठीक है, अब पहले कोरोलरी से हमें क्या पता चलता है? पहले कोरोलरी से पता चलता है कि अगर दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है और अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आता है तो इसका मतलब क्या है? अब देखिए आप इसको इधर ला सकते हो, दैट इज आप इसको ऐसा लिख सकते हो, m माइनस पी ए बार माइनस q माइनस एन बी बार इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ए बार एंड बी बार दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बार आ रहा है, 0 बार लिखना है। तो पहली कोरोलरी क्या बोलती है कि अगर ऐसे होता है कि ए बार एंड बी बार नॉन कोलिनियर और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है? देन क्या कहते हैं वो कि ये तभी हो सकता है जब उनके कोएफिशिएंट 0 हो, उनके कोएफिशिएंट 0 हो। आप नेगेटिव से भी लिख सकते हो, और अगर कोएफिशिएंट 0 है तो दैट इज m इज इक्वल टू p बन जाएगा एंड q इज इक्वल टू n बन जाएगा। समझे नहीं समझे? तो ये थी कोरोलरीज, ये दोनों कोरोलरीज भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो बेटा ये था थ्योरेटिकल पार्ट रिलेटेड टू कोलिनियरिटी ऑफ अ वेक्टर्स। अब इसके बाद में कोप्लेनरिटी से रिलेटेड थियरम्स आएंगे। तो अभी भी 2, 4, 5 लेक्चर थ्योरम्स के थियरीज के ऊपर ही रहेंगे जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए रिलेटेड है और आगे पूरे वेक्टर के लिए रिलेटेड है। तो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर थियरी से ही आप समझने वाले हो सारी चीजें। आगे आपको पोजीशन वेक्टर समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डायमेंशन के अंदर पोजीशन वेक्टर कैसे लिया जाता है पॉइंट का, 3 डायमेंशनल पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है, फिर उसके बाद में पोजीशन वेक्टर दिखना है, फिर एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करने, आई कैप जे कैप जेड कैप, है ना, आई जे के वेक्टर्स। ये सारी चीजें पहले एक्सरसाइज से पहले ही सीखनी है। तो लेंदी होने वाला है लेकिन समझने में मजा आएगा। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोप्लेनरिटी से रिलेटेड थियरम्स। गुड बाय।